सर होली में इस बार चार चांद लग गई होगी यूपी की बड़ी जीत के बाद। देखिए, होली तो वैसे हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की जीत के बाद जो भारतीय जनता पार्टी और साथ में ही पूरे दिल्ली और साथ में पूरे विदेश की जनता में जो उत्साह की लहर दौड़ी है, उससे होली की खुशी हमारी दुगनी हो गई है। क्या बात है सर, ये बताइए कि इस बार यूपी में जो जीत हासिल हुई है, सबसे बड़ा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? नहीं, इसमें देखिए, विकास के नाम पे जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, इसमें मोदी जी के कामों को, योगी जी के कामों को जनता ने सराहा और जनता ने अपना इतना स्पष्ट बहुमत देकर सिद्ध कर दिया है कि यहाँ ना तो जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, ना यहाँ परिवारवाद को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ अगर बढ़ावा मिलेगा तो सिर्फ विकासवाद को। अच्छा, बीजेपी को किसी एक बड़े पॉलिटिशियन को आप क्रेडिट देना चाहें कि हाँ, इनका सबसे मुख्य किरदार रहा है यूपी के इलेक्शन में, तो वो आप किसका नाम? नहीं, देखिए, पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्वों ने इसमें पूरी जी जान से काम करा। पार्टी की पूरी योजना जो उन्होंने योजना बनाई, उसमें सभी ने काम करा, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे हमारे वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हो, योगी जी हो, और एक विशेष भूमिका में रहे तो सुनील बंसल जी, जो संगठन महामंत्री के रूप में। बाकी ये बताइए कि अब यूपी के चुनाव तो हो गए, सबकी नज़रें एमसीडी इलेक्शंस पर आ गई हैं, तो एमसीडी इलेक्शंस को लेकर के क्या तैयारियां रहने वाली हैं? एमसीडी इलेक्शन को लेकर जो अभी आपको 4 स्टेट में जनता ने बताया है, और वही आने वाले दिनों में दिल्ली में भी होने वाला है। दिल्ली में भी विपक्ष का बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है और हम फिर से निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले, पूर्ण बहुमत से बनाने वाले हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये बताइए सर कि इस बार 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें से 4 में तो बाजी मार गई बीजेपी, एक क्यों चूक गई? देखिए, एक में भारतीय जनता पार्टी का हमारा पहले वहाँ अकालियों के साथ गठबंधन में काम करता था, लेकिन अब गठबंधन नहीं है तो पार्टी धीरे धीरे वहाँ अपना खुद का एक वजूद बनाने में सक्षम हुई है, और पहले के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है। ये आप कहीं का भी वोटिंग परसेंटेज निकाल के देख सकते हैं, और आने वाले समय में हम पंजाब में भी अपना झंडा फहराएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, क्या लगता है कि किसान आंदोलन जो था वो बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी की हार के पीछे पंजाब में? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या लगता है इस बार यूपी में जो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है बीजेपी को, उसका असर एमसीडी में दिखेगा? देखिए, पहले तो आपको होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरी चीज़, जो यूपी नहीं, हिंदुस्तान के 4 राज्यों में चुनाव हुआ है, वो प्रचंड जीत ही दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर कितनी है। एमसीडी इस बार जीत दिख नहीं रही है, हम जीत चुके हैं, बस चुनाव होने की बात है। क्यों? उसकी वजह यह है, एक जो यहाँ पे दिल्ली में एक मक्कार चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सिर्फ पोस्टरों में, अखबारों में इसमें काम हो रहा है, धरातल पे दिल्ली में कुछ काम नहीं हो रहा है। अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है उसके नकारापन के। वो व्यक्ति पंजाब में कुछ और बात करता है, दिल्ली के साथ कुछ और बात करता है, सबको समझ में आ रहा है, जनता समझदार हो चुकी है। इस बार एमसीडी में चुनाव जैसे ही होंगे, रिजल्ट जो आएगा आप देख लेना कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नीतियों में, जो नीतियां आज तक हर घर को उन्होंने अनाज पहुंचा दिया, हर घर के अंदर नल से जल पहुंचा दिया, मगर एक दिल्ली का नकारा मुख्यमंत्री मोदी जी की योजनाओं को भी रोक के बैठा है, जनता को न मिले, तो जनता समझदार है। सर, आप जिस मुख्यमंत्री को नकारा कह रहे हैं, उन्हीं की नीतियां जो थी उसी को अब पूरा सारी पार्टियां उसी नीतियों को कॉपी कर रही है, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी की खुद की नीति है, खुद की सोच है, खुद का विजन है। आज हिंदुस्तान को दुनिया के पटल पे छा दिए हैं मोदी जी ने, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां वो किसी कॉपी नहीं करती नीतियों के। अगर आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं और केजरीवाल की बात कर रहे हैं, अगर उसकी नीतियों को हम कॉपी करने चले जाएंगे तो सिर्फ कागजों में हम भी काम करेंगे, फिर धरातल पे काम कुछ नहीं होगा। शीला दीक्षित जी ने 3 भाग में बांट दिया था एमसीडी को, आप लोग चाहते हैं कि ये फिर से एक हो जाए, तो अगर ऐसा होता है तो क्या काम ज्यादा होगा? देखिए, सीधी सी बात है कि जो एक प्रपोजल दिया गया है, एक जो टॉप लीडरशिप ने सोचा होगा, तो कुछ सोच समझ के सोचा होगा और जनता के हित में सोचा होगा। उससे मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ,
जैसे ही होगा अपने आप आपको दिख जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी चीज़ की मांग करती है तो बहुत सोच समझ के विचार होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में काम होता है, अपने खुद के हित के लिए काम नहीं होता। जैसे केजरीवाल साहब सिर्फ अपने हित के लिए सोचते हैं, जनता के लिए नहीं सोचते हैं वो। दिल्ली में ज़मीनों पर बात करें तो गंदगी और गंदे पानी की समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। हम अशोक नगर गए तो वहाँ पर जो गलियाँ थी बड़ी गंदी थी और मतलब निगम पार्षद अपना काम बखूबी निभा नहीं रहा। तो क्या लगता है दोबारा से ऐसे काम रहेगा तो वापसी हो पाएगी? देखिए, पहली बात तो ना, जिन लोग को ये नहीं पता कि एमसीडी वर्कआउट कैसे करती है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। केजरीवाल जी का बहुत बड़ा रोल आता है फंड्स में। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जहाँ लोकल बॉडी होती है एमसीडी, उसको जो फंड देना है वो दिल्ली सरकार से देना। मेरे पास एक कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जिनके फंड मैं आपको लगातार दिखा सकता हूँ। पिछले 3 सालों से उन फंड के नाम पर 0 पैसा दिया है अरविंद केजरीवाल ने। सिर्फ बेसिक टैक्स के आधार पर एमसीडी चल रही है। ना पेंशन दे पा रहे हैं, ना निगम को वेतन दे पा रहे हैं, अगर पार्कों का पैसा है तो वो नहीं दे रहे हैं, नालियों का सफाई का पैसा है तो वो नहीं दे रहे हैं। जबकि एमसीडी ही किसी क्षेत्र की लोकल बॉडी, उस क्षेत्र की जान होती है, उसी को साफ सफाई रखनी है, उसी को। अब दिल्ली सरकार को तो एम्प्लॉय नहीं संभाल रहे ना, लेकिन अगर साफ सफाई के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए तो उसको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, सैलरी भी देनी पड़ेगी। जब हम उनसे डिमांड करते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता, हम धरना देते हैं तो हमसे मिलने नहीं आते, दिल्ली से बात करो तो कोई उनसे कम्युनिकेट नहीं करता। आज भी उनको 13,000 करोड़ एमसीडी का देना है, उस पर उनका कोई जवाब नहीं है। एक तरह से उनका जो आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है वो है एनार्किज्म। वो कैसे खेलते हैं कि इसी तरीके से मैं निगम को पंगु कर दूं, मैं इनको पैसा ना दूं, मैं इनको फंड ना दूं और इनको इस तरीके से लाचार स्थिति में मैं ले आऊं कि जब इलेक्शन की बारी आएगी तो ये बोलेंगे जी आपने तो एमसीडी में कुछ किया ही नहीं और हम इनको फंड रोक के बैठे हैं। तो मुझे लगता है बहुत बुरी स्थिति में पहली बार ऐसा हुआ है। शीला दीक्षित भी यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही हैं, तब भी बीजेपी की एमसीडी रही है। आपने कभी ऐसी कोई टसल नहीं देखी होगी, आपने कभी कोई ऐसी लड़ाई नहीं देखी होगी, तब भी एमसीडी बड़े अच्छे से काम करी थी। पहले एमसीडी यूनिफाइड ही होती थी, शीला दीक्षित ने उसका ट्राइफर्केशन कर दिया, लेकिन कोई टसल नहीं थी। चीफ मिनिस्टर के बीच में और मेयर के बीच में कोई टसल नहीं होती थी। बट ऐसा कैसा चीफ मिनिस्टर आ गया कि जो अपनी लोकल बॉडी को ही नहीं संभालना चाहता है, एमसीडी को काम ही नहीं करने देना चाहता है, वो वॉलंटरीली हर चीज़ में इंटरप्शन क्रिएट करके सिर्फ एमसीडी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज हाल फिलहाल में मुझे ऐसा ही लगता है केजरीवाल जी को देख। काम नहीं होते तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ठीकरा फोड़ने का काम दिल्ली में काम नहीं होते तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि एलजी नहीं अलाउ कर रहा। अभी आप कह रहे हैं कि टैक्स नहीं मिल रहे अरविंद केजरीवाल से, इसलिए निगम पार्षद काम नहीं कर रहा। तो ऐसा है कि ठीकरा फोड़ने का सिलसिला कब तक चलेगा? चलिए केजरीवाल जी पे आ जाते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि एलजी पर इंटरप्शन करते हैं, सेंटर काम नहीं करने दे रही। अगर सेंटर काम नहीं करने दे रही तो फिर दिल्ली के मॉडल को पंजाब में कैसे बेच पा रहे हैं? फिर वो विज्ञापन पे 1650 करोड़ कैसे खर्च कर पा रहे हैं? हर दिन उनका बड़े बड़े पेज में अखबार में विज्ञापन आता है, कश्मीर से लेकर कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक, जहाँ उनकी भाषा को भी लोग नहीं समझते हैं, उस भाषा में भी वो विज्ञापन कैसे दे पाते हैं? क्या उस बात की अर्जी एलजी देता है? क्या उस बात की अर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है? क्या आपने कभी एमसीडी के बड़े बड़े पेजेस के विज्ञापन देते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग देखे हैं? बड़े बड़े विज्ञापन कितना खर्चा एमसीडी करती है? पैसा होगा तो खर्च करेंगे ना। और रही बात ठीकरा फोड़ने की, ठीकरा क्यों ना फोड़े, हम जिम्मेदार है। केजरीवाल अगर सीएम है तो चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है फंड देने के लिए। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्टेट में लोकल बॉडी को पैसा देना वहाँ के चीफ मिनिस्टर की, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और हम सिर्फ ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको अगले इंटरव्यू में सारे डेटा, सारे डॉक्यूमेंट बाई चांस दिखा दूंगा जो हमने आरटीआई फाइल करके निकाले हुए हैं। टैक्स कलेक्शन के मामले में 0 0 0 0 0 0, 3 साल से कलेक्शन 0, 3 साल से फंड 0, बारात घरों का फंड 0, पार्कों का फंड 0। अगर फंड ही नहीं दोगे, अगर मैं आपको पैसा ही नहीं दूंगा तो एमसीडी काम कैसे करेगी? और यही वो चाहते हैं डिपिक्ट करना पूरी दुनिया में कि एमसीडी काम कैसे करे। अगर केजरीवाल को सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने देती तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ना तो विज्ञापन कर पाते, ना वो दिल्ली का मॉडल बोल पाते। वो तो बोल रहे हैं ना, हम स्कूल कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, फ्रीबीज कर रहे हैं, फिर वो बिजली की सब्सिडी कैसे पे कर पा रहे हैं अगर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रोक रही है? तो पानी की फ्रीबीज कैसे पे कर पा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रोक रही है? वो इलेक्ट्रिक बसेस भी तो खरीद रहे हैं, खरीद तो 7 साल से रहे हैं, लेकिन हर बार वो पैसा तो लुटा ही रहे हैं ना। तो ये तो हमें ना कहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके काम में इंटरप्शन कर दिया। एमसीडी के काम में वो इंटरप्शन है, एमसी के काम में वो रोड़ा है, और वो विजिबल है, वो डेटा पर है, वो कागजों पर है, वो आरटीआईज में है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। एक राज्य छूट गया है, उस राज्य में अभी भगवत मान जी अपनी सभा करने वाले हैं, और जहां पर वो सभा करने वाले हैं वहां पर फसलों का नुकसान होने वाला है, और जिनकी फसलों का नुकसान होगा उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या टिप्पणी होगी आपकी? देखिए, केजरीवाल नेता बन के कॉमेडी कर रहे हैं और वो कॉमेडी करके नेता बन रहे भगवंत मान। तो हम तो उनको भगवंत मान कहते नहीं, हम तो उनको पैगवंत मान कहते हैं।
अब हमें नहीं पता वो कितनी देर तक वो शराब से दूर रह पाएंगे, जिसको वो नशा मुक्त करना चाहते हैं। आपको कोई भरोसा नहीं, थोड़े दिन में विधानसभा में वो आदमी सेट होकर खड़ा होगा माइक के ऊपर और दो पैक की बातें करेगा। सो मुझे लगता है एक तो बहुत फनी सिचुएशन पंजाब के साथ हुई है कि उन्हें घनघोर शराबी को, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में उनके साथ बैठने वाले एक सांसद ने अपील लगाई है स्पीकर को कि आप मेरी कुर्सी भगवंत मान जी से दूर कर दें, क्योंकि इनके मुंह से शराब की स्मेल आती है। और आपने 3-4 बार उनकी जो स्पीचेस शुरू होंगे तो वहाँ नशे में खड़े होकर कह रहे हैं मैं तो मान साहब, खुद को मान साहब बोलता हूँ। तो आप ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, वो बनने से पहले 2.5-3 करोड़ रुपए वहाँ खर्च कर रहा है। वो सीएम सदन के बाहर भी इस इवेंट को कर सकता था, 10-15-20 लाख रुपए में शपथ समारोह का कार्यक्रम हो जाता है। लेकिन नहीं, उनको गाँव में जाना है। गांव में क्यों जाना है कि उनको 2 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, वो फंड करना है। अब ये 2.5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, उनका भी विज्ञापन कश्मीर से कर्नाटक शुरू हो गया है। तो सेम मीडिया स्ट्रैटेजी जो दिल्ली में केजरीवाल फॉलो करता है वो पंजाब में जा चुकी है। मुझे लगता है भला वाला तो कुछ नहीं होने वाला। थोड़े दिन में वो वहीं की भी एक रोड की फोटो खींचेंगे, देखिए हमने पंजाब बदल दिया, एक अस्पताल की फोटो खींचेंगे, हमने पंजाब बदल दिया। तो पंजाब को मैं यही कहना चाहता हूँ, दिल्ली है, हम दिल्ली वासी भाई, हम झेल चुके हैं, आपकी बारी है, आप भी समझ जाओगे। अभी कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि यूपी में मॉन्क की सरकार बनी है और पंजाब में ओल्ड मॉन्क की सरकार बनी है। तो वही बात आप कह रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो शराब का सेवन ना करें, उनका अपनी पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन पी करके पार्लियामेंट तो ना आए। मेरा उनसे अभी भी यही अभिप्राय है, आप सीएम बन गए, हम तो आपको शुभकामनाएं देते हैं, कम से कम आप शराब का सेवन अपने घर में जाके करें। अब आप पी के विधानसभा ना आ जाए कीजिए कि कभी आप विधानसभा में भी वहाँ सेट खड़े और उसके बाद बातें करें, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो जाता है। तो और फिर वो नशा मुक्त पंजाब कैसे करेंगे अगर वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व है। तो दिल्ली में उन्होंने शराब के ठेके इतने खोल दिए, पूछे, उन्होंने दिल्ली को गोवा बना दिया, यहाँ तो दिल्ली के हर गली मोहल्ले में ठेके हैं। तो उनका मुझे समझ नहीं आता कि आज से पहले जब केजरीवाल प्रोटेस्ट एक्टिविस्ट होते थे तब तो शराब के ठेके बंद करवाते थे। आप इनकी फोटो पुरानी निकाल के देखिए, ये शराब के खिलाफ प्रदर्शन करके ठेका बंद करवाते थे, आज ये खुद ठेके खोल रहे हैं। तो ये सुबह कुछ और है, शाम कुछ और है। केजरीवाल इज टू अनप्रेडिक्टेबल टू प्रेडिक्ट। वो सुबह कुछ कह के शाम को क्या पलट जाए हमको भी नहीं पता भाई, और शाम को कह के सुबह क्या पलट जाए वो भी हमको भी नहीं मालूम भाई। हमको क्या, वो किसी को भी नहीं मालूम। अंत में इस होली के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप दिल्ली की जनता को, देश की जनता को? देखिए, 4 राज्यों में भगवा में होली मन चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य में भी डेवलपमेंट आए, विकास आए, एक अच्छी सरकार आए, एक ऑनेस्ट सरकार आए, तो अपने राज्य को भी भगवा में होली में कन्वर्ट करें। हमारी होली तो भगवा में हो गई है, तो आपकी भी आने वाली हो। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।